नमस्कार सभी को। आज के इस स्त्रीरोग संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आपने कहा हम लोग थायराइड डिसऑर्डर को लेकर आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में बताना चाहूँ। थायराइड ग्लैंड जो कि अवटुका ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। मैंने पिछले सत्र में भी बताया था कि हार्मोन, हाउ टू कोरिलेट हार्मोन, हार्मोन क्या है एग्जैक्टली। हार्मोन को हम लोग अग्नि की तरह मान सकते हैं। तो हार्मोन इम्बैलेंस और एनी टाइप ऑफ लाइक इम्बैलेंसेस इन थायराइड ग्लैंड के बारे में खास करके मेरा ऑब्जर्वेशन, या सभी आप जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड की जो दृष्टि है मेनली स्त्रियों में बहुत ज्यादा ये पाई जाती है, यानी हाइपर या हाइपोजोटी है। थायराइड ग्लैंड विच इज सिचुएटेड इन द नेक रीजन। तो नेक रीजन में अगर विचार करेंगे दोषों के दृष्टिकोण से तो उरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गलाश्चरित वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। तो मैं आज आपको थोड़ा सा अलग एंगल से बताना चाहूंगी। थायराइड हाइपो हो या हाइपर हो, उसमें वातदोष की दृष्टि है ही। और थायराइड ग्लैंड का अगर थोड़ा फंक्शन भी हम लोग देख लेते हैं तो इस फंक्शन में आपको समझ में आएगा कि लाइक थायराइड ग्लैंड ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और कैल्शियम, लाइक जो एक बोन डेवलपमेंट है, ग्रोथ डेवलपमेंट है, इन सभी से कनेक्टेड है। सो थायराइड ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ये धात्वाग्नि अग्नि से रिलेटेड काम थायराइड ग्लैंड करती है। तो अगर अग्नि की दृष्टि है तो थायराइड का इम्बैलेंस होता है। इट में बी हाइपर और इट में बी हाइपो, दोनों प्रकार से ये हो सकता है। तो ये जो लाइक थायराइड ग्लैंड है जो कि नेक रीजन में है, इसमें अगर जैसे मैंने अभी बताया उरस्थानम उदान से, तो उदान वायु की विकृति मुख्य रूप से इसमें देखी गई है। नासा नाभि गलाश्चरित। अभी इसमें आप थोड़ा सा मुझे लगता है कि कोरिलेट करिएगा कि उदान वायु के जो प्राकृत कार्य है वो आपको हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म में किस प्रकार से मिल जाते हैं। वाक प्रवृत्ति आप देखेंगे कि थायराइड इम्बैलेंस में वॉइस चेंज होता है। वाक प्रवृत्ति प्रयत्न, बल बल भी कम होता है, थकान आती है, ऊर्जा कम होती है, बलहान प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण, वर्ण में बदलाव आता है, ड्राइनेस आती है काफी। तो मैं एक एक आपको सारी जो संप्राप्ति है उसको मैं बताऊंगी, फिर हम लोग उसके चिकित्सा के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जो संप्राप्ति पार्ट है उसको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी। जैसे देखिए आमतौर पर तो इसमें कफ की भी वृद्धि है, वात की भी वृद्धि और पित्त दुष्ट होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अग्नि दृष्टि तो निश्चित रूप से थायराइड इसमें होनी ही है। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में जो अष्टनिंदित बताए गए हैं, तो हम लोग थायराइड इम्बैलेंसेस को वी कैन को रिलेटेड विथ दिस अष्टोनिंदित में इसको हम देख सकते हैं। अभी इसमें अलग अलग प्रकार के जो लक्षण है इसको हम आधुनिक और आयुर्वेद को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आहारज विहारज हेतु से, आहारज हेतु से मुख्य रूप से कफ का विषमति, कफ की विषमता, विहारज हेतु से पित्त की विषमता, एवं मानसिक जो हेतु है वात की विषमता, अग्नि की विषमता, अग्नि की वैषम्य से फिर रसधात्वाग्नि की विकृति, रसधात्वाग्नि की विकृति के कारण वहां पे रसव स्रोतस की दृष्टि, रसव स्रोतस में कहीं ना कहीं विषमता आने के साथ साथ जो उत्तरोत्तर धातु का जो पोषण होना चाहिए उस प्रकार से नहीं होता है। और रसव स्रोतस के दृष्टि के लक्षण यानी अरुचि, गुरुता, तंद्रा, जो सारे लक्षण है वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये संप्राप्त यानी रसव स्रोतस की दृष्टि हम लोगों को समझनी ही चाहिए। इसके लक्षणों का मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि लाइक हाइपरथायरॉइडिज्म में जो नॉर्मल रेंज है, हाइपर में तो बढ़ जाता है और हाइपो में भी ये विकृत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो लक्षण डेवलप हो जाते हैं उसको कैसे हम लोग कोरिलेट करते हैं। देखिए एक एक लक्षण और इसमें दोष की वृद्धि कैसे। वेट गेन कैन बी कोरिलेटेड विथ यहाँ पर वात की वृद्धि और कफ की वृद्धि और वातकाक्षय। पफिनेस जो चेहरे पर सूजन सी लगती है ये भी कफ वृद्धि का यानी आम का लक्षण है। भूख अग्निमांद्य, भूख कम होती है तो कफ वृद्धि और पित्त का क्षय है। स्किन ड्राइनेस है तो वात की वृद्धि है। और जो एक चमक होती है त्वचा की वो कम हो जाती है यानी पित्त का क्षय है। स्वेटिंग बहुत ज्यादा या कई बार कम हो जाती है तो पित्त का क्षय है, क्योंकि पित्त का ही एक सानिध्य से ही, तेज महाभूत के सानिध्य से पित्त और स्वेद का कनेक्शन एक दूसरे के साथ है। रक्त का क्षय यानी वात की वृद्धि और कफ की भी वृद्धि। कॉन्स्टिपेशन है, वात की वृद्धि है। हॉर्सनेस ऑफ वाइस, इट इज ड्यू टू कफ एंड वात वृद्धि।
पेन है, पेन इज एसोसिएटेड विद वातरुद्धि, और क्रैम्प, स्टिफनेस ये वातरुद्धि के लक्षण है। स्लगिशनेस आपको कफरुद्धि के लक्षण मिल जाएंगे। आप धातु का विचार करेंगे, वेट गेन, अपेटाइट, लॉस ऑफ रस धातु की दृष्टि जो है उसमें अरुचि, लिथार्जी, ये रस धातु के लक्षण मिलेंगे। रक्त धातु से रिलेटेड होगा, कार्डियक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, और कुछ एनीमिक लक्षण है, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, लिथार्जी आना। मांस से रिलेटेड लक्षण है, मसल एक्ट, ग्रंथि, गलगंड, अर्बुद, ये कहीं ना कहीं इसके लक्षण मिल जाते हैं थायराइड विकृति के। मेद में बहुत ज्यादा नींद आती है, स्लगिशनेस है, हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, या फिर श्वास कष्टता डेवलप होती है, यानी कुछ काम करने से श्वास बढ़ जाता है। अस्थि के विकृति में ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, मज्जा की विकृति में भी ऑस्टियोपोरोसिस, एंड शुक्र की विकृति में इनफर्टिलिटी। ये इस प्रकार के लक्षण हमें मिल जाती है। स्त्रोतस में भी इसी प्रकार के, जो मैंने अभी स्त्रोतस के सारे लक्षण बताए, आर्तव स्त्रोतस की दृष्टि में सेकेंडरी अमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, ये लक्षण हमें मिल ही जाते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो थायराइड ग्लैंड की विकृति है, इसमें हम आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म में आयुर्वेद क्या कहता है। जैसे मैंने अभी बताया, ये उदान का क्षेत्र है, बट इसमें अग्नि की दृष्टि है, अग्नि की दृष्टि है यानी समान वायु की विकृति है, तो इसको हम लोग समान आवृत्त उदान कह सकते हैं। दैट मीन्स दिस समान जो वात है, वो जो विकृत हुआ है, ये जाकर सराउंड करता है, आवरित करता है उदान वायु को, और समान के भी फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं और उदान के भी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके साथ बल, अग्नि, ओज, इन सभी का नाश होता है। तो ये यहाँ पर आपको समझना है, हमको समानवाद को ट्रीट करना है और उदानवाद को भी ट्रीट करना है। समानवाद को ट्रीट करने के लिए अग्नि के ऊपर काम करेंगे, और उदानवाद को ट्रीट कराने के लिए हम लोगों को शोधन चिकित्सा का आश्रय लेना पड़ेगा। इसी के साथ साथ इसमें हम पित्तावृत्त उदान भी कह सकते हैं। लाइक यहाँ पर पित्त की वृद्धि है और उदान वायु को वहां पर जाकर वो अवरित कर रहा है। तो इनिशियली आप समझिएगा कि इस प्रकार की हाइपरथायरॉयडिज्म में हम लोगों को उदान की विकृति ज्यादा से ज्यादा दिखती है। उदान की विकृति पित्त की वृद्धि मानिए या पित्त की विकृति मानिए, जिसके साथ अग्नि की विकृति हो जाती है, धातु ठीक से नहीं बनते, आम बनने लग जाता है, और फिर कफ का भी क्षय है, कफ की क्षय, हाइपरथायरॉयडिज्म में कफ का क्षय है, एंड लाइक वात का यहाँ पे बढ़ जाती है, वात, अग्नि तीक्ष्ण बन जाती है, मतलब विकृत रूप से तीक्ष्ण अग्नि बन जाती है। तो इस प्रकार से सारे लक्षण जो वात, पित्त या कफ के प्रभाव से डेवलप होते हैं, इसको मैंने अभी आपको बताया था। स्त्रोतस और धातु, हृदय की विकृति, कार्डियक आउटपुट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी वगैरह जैसे कुछ लक्षण भी मिल जाते हैं। मेद धातु, मतलब काफी सारे धातु के स्त्रोतस की विकृतियां इसमें होती है। अभी आयुर्वेद में इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, आयुर्वेद में इसको ट्रीट कराने के लिए समानावृत्त उदान के लिए आपको अग्नि के ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी दीपन पाचन हम लोग करेंगे इसमें, और पित्तावृत्त उदान के लिए विरेचन अच्छा काम करेगा। सबसे पहले तो पित्त की विकृति को ट्रीट कराने के लिए आपको अग्नि के ऊपर काम करिएगा, दीपन पाचन करेंगे। बाकी दीपन पाचन के बाद थोड़ा शोधन करना होगा, फिर बल्य, रसायन जैसे रस धातु की विकृति है, शिरोधारा करेंगे जो मानसिक हेतु है, मानसिक लक्षण जो मिल जाते हैं, फिर बस्ती करनी पड़ेगी वात के दृष्टि के लिए, नस्य करना पड़ेगा जो लक्षण जिस प्रकार से हमें मिल जाते। तो ओवरऑल मेरे विचार से हाइपरथायरॉयडिज्म कैन बी ट्रीटेड, इट इज टेकन, मतलब सभी प्रकार की शमन और शोधन चिकित्सा। अगर इसको हम लोग ग्वाइटर यानी गलगंडक अगर कहते हैं, तो गलगंड की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आचार्य बताते हैं, जिसमें आपको लाइक लोकल वहां की मांस और मेद की विकृति को काम करने के लिए लेखन चिकित्सा करनी पड़ती है। तो इसमें आपको हाइपरथायरॉयडिज्म में कुछ यूजफुल ट्रीटमेंट पार्ट जैसे होगा त्रिकटु या पंचकोल चूर्ण से दीपन पाचन करवाइएगा, फिर तिक्त घृत, सुकुमार घृत या कल्याणक घृत या ब्राह्मी घृत, सारस्वत घृत सा स्नेहपान करवा देना है आपको, और फिर जाकर आपको विरेचन का सहारा लेना है। विरेचन आपने एक बार कर दिया तो आप आगे बस्ती की ट्रीटमेंट करिएगा। बस्ती के लिए एरंड मूल, फिर यष्टि मधु आप यूज कर सकते हैं, कूटज का इस्तेमाल कर, गुरुची कल का यूज कर सकते हैं, गुरुची, अम्लकी, फिर वरुण है, चंदन है, इसका कल्क और एरंड मूल का काढ़ा, ये सारा काम अच्छा से इसमें कर सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए। इसके साथ साथ जो पेटेंट हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है, जिसमें हम लोग ब्राह्मी वटी है, या जो एक मानसिक वैचित्य होता है, मानसिक सारे लक्षण होते हैं, इसके लिए आपको सारस्वतारिष्ट जैसे कल्प अच्छे काम करेंगे। इसमें सर्पगंधा घनवटी दी जा सकती है, मखरध्वज अच्छा काम करेगा, प्रवाल भस्म दीजिएगा,
तो जैसे लक्षण आपको मिल जाते हैं, आम्ल की चूर्ण है, आम्ल के रसायन का उपयोग हो सकता है, अश्वगंधा रसायन दिया जा सकता है। बस्ती के लिए मात्रा बस्ती देना चाहते हैं तो क्षीरबला तेल की मात्रा बस्ती या अश्वगंधा बला अश्वगंधा की या बला गुरुची तेल की मात्रा बस्ती दी जा सकती है। कांचनार गुग्गुल वरुण आदि कषाय, कांचनार का घृत पान कराकर आप इसमें आगे विरेचन करवा सकते हैं, या फिर कांचनार वरुण और पुनर्नवा कोक्षुर, इन तीनों चारों का मिलाकर काढ़ा भी दिया जा सकता है। सो इस प्रकार से हाइपरथायरॉयडिज्म में आपकी ट्रीटमेंट जो होगी ये तीनों दोषों के ऊपर, यानी शमन और शोधन। हाइपरथायरॉयडिज्म कैन बी टेकन एज लाइक ग्रेव्स डिसीज इसको कह सकते हैं, जिसमें जैसे आपने देखा होगा कि व्यवहार में भी हमें कुछ लक्षण ऐसे मिल जाते हैं ना कि आई बॉल जो होते हैं प्रोट्रूडेड हो जाते हैं, लाइक निकल कर आते हैं आई बॉल, और चेहरे पर एक प्रकार का पफिनेस हो जाता है, आंखें से बाहर आती है, उसकी आवाज बदल जाती है, स्किन में ड्राइनेस होता है। तो ये सारे लक्षण भी आपको उसमें लाइक मिल जाते हैं। तो वहां पर उसके लिए आपको इसी प्रकार से मतलब लक्षण के साथ चिकित्सा करनी होगी। डबल विजन होती है कई बार पेशेंट्स में, अलग अलग सिम्टम्स आपको हाइपरथायरॉयडिज्म में मिल जाते हैं। अभी इसकी अपोजिट जो है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड ग्लैंड डीएक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं उदान वायु तो दोनों में भी होगा, बट ये जो लक्षण है इसमें खास करके पहले इसमें देखा हमने समान की ये थी, यानी समान वायु जाकर उदान को अवरुद्ध करता था। अभी हाइपो में क्या होता है, कफ अवरुद्ध उदान, यानी कफ दोष एग्रीवेट होकर वृद्ध होकर वो जाकर उदान को अवरुद्ध करता है। एंड सो दैट यहाँ पर कफ सराउंडेड बाय उदान वायु एंड उदान वात सबड्यू हो जाता है, और जिसके कारण आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, जो कफ वृद्धि या कफ की अधिकता के कारण उदान या उदान के प्राकृत कर्म नहीं हो पाते हैं। अभी कफ की वृद्धि हो गई है तो मेद की वृद्धि होगी, यानी यहाँ पे मेद रोग जैसे भी कुछ लक्षण मिल सकते हैं। मेद धातु की खास करके इसमें विकृति, अब कफ बढ़ गया है तो अग्निमांद्य होना ही। देखिए उसमें अलग प्रकार की अग्नि विकृति थी, यहाँ पे अग्निमांद्य होगा बिकॉज कफ शीत स्निग्ध गुण से अधिक बढ़ा हुआ है। इसमें दोष डोमिनेंस अगर देखेंगे तो मैंने अभी जैसे बताया, अगर वेट गेन होता है तो कफ के कारण है। थकान है तो ये भी कई बार कफ वृद्धि में भी थकान होती है, वात का भी यहाँ पर डोमिनेंस होगा। स्किन ड्राइनेस अगर होती है तो वात के कारण होगी। कॉन्स्टिपेशन है तो वात के कारण होगी। अगर बाल पतले होते हैं तो वात के कारण है। हार्ट रेट स्लो हो जाता है वो कफ के कारण है, कफ की स्थिरता के कारण है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड लेवल बढ़ गया है तो कफ के कारण है। आपके थायराइड ग्लैंड्स इनलार्ज हो गए, देखिए वृद्धि के लक्षण मिलेंगे तो ये कफ के कारण होंगे। आपका लिपिड, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ जो बढ़ गया है, इट इज ड्यू टू कफ दोषा। आपकी मेमोरी लॉस हुई है तो ये भी कफ की वृद्धि एवं वात का प्रकोप के कारण हो गया। आप में लाइक इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इट इज ड्यू टू वात एंड कफ दोषा। सो इट दीज आर सम कोरिलेशंस जो हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म के फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल लक्षण मिल जाते हैं, उसको आयुर्वेद के हिसाब से कैसे समझना है। ठीक है, तो हार्ट प्रॉब्लम्स है तो व्यानवात की दृष्टि होगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि वायु को ब्लॉक किया जाता है, वायु एग्रीवेटेड होता ही है हाइपोथायरॉयडिज्म में भी। रस धातु की दृष्टि है, रक्त की दृष्टि, सभी स्रोतस की आमतौर पर इसमें दृष्टि होनी ही है। आपको अन्न व स्रोतस के भी मतलब ओवरऑल मैंने देखा कि पेशेंट अलग अलग टाइप के आते हैं, आपको अलग अलग टाइप से उसको ये करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कफावृत उदान मिल जाता है तो कफ बढ़ गया है तो आम के ऊपर काम करना ही है। एंड फिर आप इसमें आम के लिए साथ साथ में, जैसे हमने हाइपर में विरेचन मैंने जैसे पहले बताया था, अभी इसमें मैं आपको वोमन सजेस्ट करती हूँ। वोमन बेस्ट काम करेगा। कफ की वृद्धि है तो पेशेंट को घृतपान कराकर, स्नेहपान कराकर, जो हमारी क्लासिकल पद्धति है उसके साथ आपको वमन करवाना होगा। और इसी के साथ साथ ये जो एक प्रकार से विकृति है, इसके लिए आप सिंपल सिंपल मैं बताऊंगी, त्रिफला चूर्ण, त्रिफला का कषाय, नमक गुगुल अच्छा काम करता है। कांचन और गुगुल दोनों में इंडिकेटेड है। इसमें इंदुकात कषाय, इंदुकांत घृत का पान कराया जा सकता है। वरुण आदि कषाय तो दोनों में भी चल सकता है। कांचन भी अच्छी काम करती है। अश्वगंधा आपको धातु क्षय के लिए अच्छा काम करेगा। शिग्रु गुगुल जो है कफ की वृद्धि के लिए काम करेगा। वरुण ये भी कफ के लिए, और जो थायराइड के ऊपर जो कफ का आवरण है ना, कफ का आवरण है, सूजन है, इसके लिए आपको वरुण, पुनर्नवा, गोक्षुर आदि गुगुल का प्रयोग करना है। जो गुगुल जो है ना, ये क्या काम करता है। सो गुगुल जो है ये T3
और T4 की लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए आपको गुगुल का प्रयोग करना है। फिर शिग्रु गुगुल है, त्रिफला गुगुल है, त्रयोदशांग गुगुल है, कांचनार गुगुल का प्रयोग कर सकते हैं, अपामार्ग का प्रयोग कर सकते हैं, अपामार्गादि कषाय जो कि T3 T4 की लेवल को बढ़ाता है। निर्गुंडी आप दीजिएगा, निर्गुंडी थायराइड की सूजन को कम करता है, तो निर्गुंडी का आप काढ़ा हम लोग जो स्वेदन वगैरह कराते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं। निर्गुंडी तेल का प्रयोग आप नस्य के लिए करिएगा। अरगवद कैन बी टेकन, जो एक नेजल ड्रॉप्स के रूप में दे सकते हैं, बिकॉज अरगवद भी T3 एंड T4 को बढ़ाने का काम करता है। और इसके साथ साथ अरगवद विरेचन है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करता है। जलकुंभी भी यूज की जा सकती है, जो कि जलकुंभी का भस्म यूज किया जा सकता है। मूत्र के साथ, गोमूत्र के साथ इसका प्रयोग करिएगा, जो गॉइटर में काफी अच्छी मानी गई है। तो आपको यहाँ पर T3 T4 की मात्रा को बरकरार रखना है, क्योंकि T3 T4 ये मेटाबॉलिज्म के ऊपर कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल जो शरीर के सारे टेक्निक्स है, मेटाबॉलिज्म है, टेम्परेचर है, अनेक सारे हार्ट रेट को कंट्रोल करना है, इन सभी का इन्फ्लुएंस इट इज कनेक्टेड विथ T3 और T4। सो इसीलिए यहाँ पर आपको T3 T4 को बढ़ाना है, बिकॉज योर थायराइड इज अंडर एक्टिव एंड सो इट इज कॉल्ड एज हाइपोथायरॉइडिज्म। अंडर एक्टिव है, इसको एक्टिव बनाना है, तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए, और जिसके कारण वो अंडर एक्टिव बनी है, अभी यहाँ पे कफ की वृद्धि है तो कफ का हरण करिएगा। और इसी के साथ साथ T3 T4 को स्टिमुलेट करने वाले कुछ द्रव्यों का प्रयोग आपको यहाँ पर करना होगा, तो जाकर थायराइड आपकी स्टिमुलेट हो जाएंगी। और बाकी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है या थीनिंग ऑफ हेयर्स है, तो थीनिंग ऑफ हेयर्स के लिए आप लोकल एप्लीकेशन ऑफ स्नेहन, शिरोपिचू, शिरोधारा, शिरोबस्तिकी, मतलब मेरे विचार से जो लक्षण अलग अलग पेशेंट्स के आते हैं, तो जो लक्षण पेशेंट्स के आते हैं उसी प्रकार से आपको यूज करना होगा, ट्रीटमेंट प्लान करानी होगी। अगर हाइपोथायराइडिज्म इन्फेंट्स में या लाइक चिल्ड्रंस या टीनेजर्स में आते हैं तो फिर उनकी ग्रोथ ठीक से नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा बाकी बच्चों की तुलना से अधिक उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जाकर इन्वेस्टिगेशंस करिएगा, और ग्रोथ एनहांस कराने के लिए हमको रसायन चिकित्सा देनी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ जो आपको लग रहा है कफ के कारण, अग्निमांद के कारण, जो भी कारण है उसको आप दूर करिएगा। यहाँ पे इसके साथ हाइपोथायराइडिज्म के साथ लाइक टीनेजर्स में डिलेड प्यूबर्टी पाई जाती है, तो डिलेड प्यूबर्टी में भी कहीं ना कहीं T3 T4 कम है, जिसके साथ ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाना है, ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करना पड़ेगा। तो इस ऐसे केसेस में आप शोधन कराकर रसायन चिकित्सा देते हैं, तो फिर जो प्रॉपर एक प्यूबर्टी है या मेंटल डेवलपमेंट नहीं, कई बार बच्चे ऐसे मतलब जैसे चाइल्डिश लगते हैं कि एज तो बढ़ती है उनकी, बट उनका बिहेवियर, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो काफी कम होती है। इसमें कई बार कुछ ऑटोइम्यून डिसीजेस के साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है, और कुछ कारण अलग से भी होते हैं, लाइक साइकेट्रिक अगर ट्रीटमेंट चल रही होती है तो जिसके साथ भी ये डेवलप हो सकता है। तो अगर प्रेगनेंसी में अगर ये हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म, तो मेरे विचार से जो अगर आप कुछ उसके लिए टैबलेट जो चल रही होती है उसको आप कंटिन्यू करिएगा, और प्रेगनेंसी के दौरान लेवल को मेंटेन करने को ही करना ही आपको मतलब बेहतर रहता है। आयोडीन की मात्रा, आयोडीन युक्त जो डाइट है, आयोडीन की मात्रा को प्रॉपर रखिएगा। इसीलिए कभी भी आप अगर कुछ रिलेटेड ऐसे लक्षण होते हैं तो हम लोग तुरंत बोल देते कि नमक बंद करो, बट नमक को पूरा नहीं बंद करना है। तो क्योंकि नमक, आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस हार्मोन्स, तो आयोडीन की मात्रा को बरकरार करिएगा। कई बार पेशेंट अवेयर नहीं होते हैं, और फिर लाइक एकदम से नमक बंद करना तो किसी भी लिए अच्छा नहीं। हाइपरटेंशन में भी कई बार हम लोग बता देते कि नमक एकदम बंद करो, बट नमक कम मत करिएगा, नमक की क्वांटिटी कम करिएगा। फिर इसमें अलग अलग आज ऑप्शन मिल जाते हैं, सेंधा नमक वगैरह यूज करने को बोला जाता है। और लाइक फैमिली हिस्ट्री भी इसमें काम करेगी। फैमिली हिस्ट्री देखिएगा, ऑटोइम्यून डिसीज है क्या, पेशेंट को डायबिटीज है क्या, कोई एंटी थायराइड ट्रीटमेंट उसको चल रही है क्या, इसमें कॉम्प्लिकेशन के रूप में हाइपोथायराइडिज्म में गॉइटर है, कुछ मेंटल कंफ्यूजन है, इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है। इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? दोनों प्रकार के थायराइड डिसऑर्डर्स के लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाना होगा, और अगर जरूरत पड़े तो एमआरआई, जहां पर फिर आपको पूरे लाइक पूरा पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाता है। ब्लड टेस्ट इज क्वाइट गुड, जो जिसके साथ हमें T3 T4 की लेवल पता चल जाती है। हाइपोथायराइडिज्म ये सामान्य रूप से 1 से 2% लोगों में पाया जाता है,
बट महिलाएं इसकी ज्यादा शिकार होती है। और इसीलिए हम यहाँ पर आज जैसे इनफर्टिलिटी है, अलग अलग टाइप के कॉम्प्लिकेशंस है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, तो उसमें आपको विचार जरूर करना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम लोग प्लान आउट करें, क्या करें, और जो मतलब बीपी है या मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए कौन से द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए बेस्ट है आरोग्यवर्धिनी वटी, कांचनार गुगुल, चित्रकादी वटी, शतावरी अच्छी काम करेगी, ब्राह्मी अच्छी काम करेगी, गुरुची है, एरंड है, और वरुण है, कंचनार है। इवन दो अशोक भी अच्छा काम करता है, अशोकारिष्ट कैन बी गिवन। अशोक भी अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आपको ज्यादा ये होती है तो वहां पे आपको ये करना होगा। संशोधन के लिए आप स्नेहपान करवाइएगा, गोघृत से करा सकते हैं, अमृताद्य तेल से है, जैसे मैंने अभी काफी सारे तेल आपको बताए हैं। फिर मदन फल से वमन करवाइएगा। एक देखिए, पहले स्नेहपान, फिर वमन, अगर कफ की वृद्धि है तो फिर विरेचन, मृदु विरेचन, फिर नस्य कर सकते हैं इसमें। और जो मैंने वरुणादि कषाय से लेकर वत्सर का भी कषाय भी काफी अच्छा, असनादि कषाय है। चूर्ण में आप अभया चूर्ण देखते हैं, वो योशादि चूर्ण है, त्रिकटु है, वचा चूर्ण है। वटी में कांचनार और तिफलक वटी अच्छी काम करेगी। और रसायन आपको क्या देना, बाद में जैसे पेशेंट की थकान को दूर कराने के लिए आपको रसायन देना होता है, तो इसमें आप शिलाजीत वटी दे सकते हैं, पिपली रसायन कैन बी गिवन, एंड चित्रकादी लेह दे सकते हैं, और अस्थि पोषक वटी दी जा सकती है। फिर आपका कुष्मांड अवलेह दिया जा सकता है। इसमें आप भस्मों का भी कॉम्बिनेशन बनाकर दे सकते हैं, जैसे मंडूर है, स्वर्ण है, मधुमालिनी वसंत है, वसंत कुसुमाकर रस है, अब्रक, मंडूर और स्वर्ण, ये भी दिया जा सकता है। अगर पेशेंट के गले में लाइक गलगंड के जैसे लक्षण मिलते हैं तो लोकल आप वरुणादि का लेप लगाया जा सकता है। लोकल देवदारू वगैरह का भी लेप हम लोग लगा सकते हैं। और सरसपादी भी जो प्रलेप मिल जाता है, तो लेप लगाने से भी वहां की जो सूजन है, देखिए अगर हाइपोथायराइडिज्म है, कफ की वृद्धि है, तो आपको वहां पर लेखन, शोधन, रुक्षण करवाना पड़ेगा। अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो वहां पर आपको विरेचन के साथ फिर बस्ती का प्रयोग करना होगा। तो कफ की वृद्धि है तो वमन करिएगा, फिर मृदु विरेचन, और फिर बाकी इंटरनल मेडिसिन आपके साथ चलने होंगे जहाँ पे कफ की अधिक वृद्धि होती है और पित्त का क्षय होता है। तो इसीलिए वहां पे वमन ज्यादा अच्छा काम करेगा। और एक सलाह मैं दूंगी, जैसे अगर पेशेंट प्रेगनेंसी में है और उसको हाइपो या हाइपर दोनों प्रकार के भी कुछ इसमें मिल जाते हैं, तो उसको जो टैबलेट चल रही होती है उसको कंटिन्यू करिएगा। बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस की संभावना होती है, तो कुछ योगासन के साथ, या जैसे कुछ माइल्ड द्रव्य है इसमें, उसके साथ मंडूर भस्म वगैरह के साथ जो हम लोग प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, उनका सेफ यूज करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म ये आपको कंट्रोल करने लायक ही सिचुएशन, मतलब हम लोग इसको वी कैन कंट्रोल, अच्छे से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना, खास करके मैंने देखा कि मेनोपॉजल एज में हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या काफी ज्यादा होती है। तो वो तो एक एज रिलेटेड थोड़ा सा इफेक्ट भी होता है, बट इट कैन बी कंट्रोल्ड प्रॉपर। आप रसायन शोधन और फिर रसायन, दीपन, पाचन, शोधन, रसायन, ये दोनों प्रकार के, यानी हाइपर या हाइपो, दोनों प्रकार में यही ट्रीटमेंट आपकी प्लान होगी। सो बताइए, आप सभी लोग बताइए कि आप किस प्रकार से, डिपेंड्स अपॉन द केसेस, अलग अलग केसेस अलग अलग टाइप की होती है, तो उसमें आपको प्लान बदलना पड़ेगा। बट पेटेंट जो दवा है, जो गूगल जैसे मैंने बताया T3 T4 को बढ़ाता है, तो उसका प्रयोग आपको करना ही है। प्रणाम मैम। बोलिए। शीघ्र गूगल कहाँ से अवेलेबल हो सकता है? शीघ्र गूगल कई सारे कंपनी का है मैम, जैसे मुझे लगता है बैद्यनाथ का है, कुट्टाकल का है, मैं शेयर करती हूँ, काफी कंपनी का है शीघ्र गूगल। तो जी मैम। और मैम जैसे ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, हाँ मेल हाँ। पेशेंट्स में भी, फीमेल पेशेंट्स में भी। तो अभी मेरे पास एक केस था, उनको पहले हाइपोथायराइडिज्म था, तो 3-4 हम्म साल पहले उसका ट्रीटमेंट कर चुकी थी मैं, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। तो अभी फिर हम्म उनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया और अब उनको ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो गया। पहले सॉरी हाइपर था, अब हाइपो हुआ, हाइपो के बाद अब ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो गया। तो इसको मतलब कैसे ले, वो बिल्कुल ठीक थे, 4-5 साल ठीक रहे ट्रीटमेंट के बाद, बट स्टिल हम्म। दोबारा हो गया। अच्छा मैम, सिम्टम्स क्या है मतलब इसमें ना, लाइक
सिम्टम्स कुछ नहीं है। पेशेंट जैसे आजकल पेशेंट इंटरनेट पे इतना सर्च कर लेते हैं, तो जैसे एंटी टीपीओ ज्यादा आया है। और मेन पेशेंट को क्या सिम्टम रहता था कि मतलब सडन पैल्पिटेशन हो जाती थी, छोटी छोटी बात पे घबराहट हो जानी, हाँ मतलब जैसे अग्रेशन बढ़ जाना, जैसे अपनी वाइफ से ही कोई बात पे, बच्चों से ही कोई बात पे झगड़ा कर लेना, मतलब सडन अग्रेशन जिसे बोलते हैं, ऐसे एकदम फिट ऑफ हाँ एंगर उनको हो जाता था। और कोई बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, जैसे कुछ हुआ मतलब। और स्किन पे कई बार कुछ रैशेज ऐसे हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं, मतलब कुछ ऐसा परमानेंट नहीं है। और यूएसजी में यानी भी कुछ ओजक्षय मैम, एक प्रकार cases से ओजक्षय कहिए इसको ना, ड्यू टू फियर, एंजाइटी, एंगर, ओजक का क्षय है ना, एक देखा जाए तो। हाँ बोलिए, आप बोलिए। तो बस यही है कि उसमें हम मतलब मेरे को खुद नहीं समझ आया, क्योंकि पहले हाइपरथायरॉयडिज्म था, वो ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, उनको बचपन से ही था। फिर उसके बाद अभी 4-5 इयर्स के बाद उनको हाइपो हुआ। तीन हम्म चार हम्म, महीने हाइपो रहा, उसके बाद उन्होंने एंटी टीपीओ टेस्ट कराया, तो वो बहुत ज्यादा था, मतलब लिमिट से भी ज्यादा था। तो ऑटो इम्यून हम्म। थायराइडाइटिस उनका भी डिटेक्ट हुआ है। तो मतलब क्या हमें कैसे सोचना चाहिए और कैसे आयुर्वेद के हिसाब से मैम ट्रीटमेंट मतलब करें? स्ट्रेस है पेशेंट को तो शिरोधारा, वी कैन गो विथ शिरोधारा, वी कैन मैनेज द स्ट्रेस लेवल विथ शिरोधारा। एंड लाइक पिंड स्वेदन है, अगर पेशेंट को लाइक थकान वगैरह लगती है, तो हम लोगों को ओवरऑल दोषों का शमन करके वी हैव टू गो विथ ओजवर्धन चिकित्सा। मैम ओज को अभी आपको उनका बढ़ा। मात्रावस्थी कराया था शीरबला से, उनके घर पे ही करवाया हाँ था, क्योंकि करिए वो करिए, प्रोफेसर है क्षीरबला तो। से करिए, मात्रा बस्ती जरूर हाँ जी, करिएगा। मात्रावस्थी कराया था, बट पता नहीं क्यों उससे जो एंटी टीपीओ और थोड़ा बढ़ गया। तो उनका अब विश्वास वस्ती पे बहुत मुश्किल मैंने उनको मतलब मनवाया था कि हाँ वस्ती करने से विरेचन काफी दिया बेटर कभी था। आपने इसमें? विरेचन दिया, माइल्ड विरेचन? नहीं मैम, विरेचन नहीं दिया, क्योंकि वस्ती भी वो लोग घर पे ही करते हैं, वो प्रोफेसर है इधर आईआईटी में। तो इसलिए उनको छुट्टी वगैरह मिलने का वो नहीं रहता है। थोड़ा हल्का अविपतिकर चूर्ण विरेचन चलवाते रहिए मेरे विचार से ना, अच्छा रहेगा इसमें। एंड ठीक है मैम। सारस्वत घृत या कल्याण घृत का स्नेहपान उनको डेली 7-8 ml या लाइक हाफ, मतलब 1 टीस्पून से 2 टीस्पून अगर चलता रहेगा तो ठीक रहेगा, ऐसे मेरा विचार लग रहा है मुझे अभी, कौन सा जैसे आप। सारस्वत? सारस्वत सारस्वत की? घृत या कल्याण घृत, इट इज बेस्ट ठीक वन है फॉर सच मेंटल स्ट्रेस और बाकी जो आप बता रही हैं ना उसके लिए। और अभी एज क्या है मैम। पेशेंट की? मैम पेशेंट 44 इयर्स है। मेल है ना? हाँ जी, हाँ जी मैम। ओके। हाइपर तो बचपन से ही था उनको, मतलब जब से उन्होंने उनके ध्यान में कि उनके पेरेंट्स उनके बचपन से ही ट्रीटमेंट कराते हाइपर थे, है तो मतलब। मैं विरेचन करवाइएगा, हल्का विरेचन मैं जैसे बोल रही हूँ ना। अब नहीं है, अब हाइपो है। तो अभी अच्छा, उन्होंने काफी मेंटेन किया है, जैसे सुबह वेट आजकल वगैरह ऑनलाइन बढ़ गया है? क्लासेस वेट का वगैरह। कैसा है, वेट का कैसे है नहीं उनका? वेट में अभी वेट नहीं, वेट नॉर्मल है, क्योंकि वो योगा वगैरह करते रहते हैं। हम्म, तो वॉक भी काफी करते हैं, 2-3 किलोमीटर बोलते हैं कि सैर हम कर देते हैं कैंपस में ही। तो वेट तो ठीक है, और योगा भी बोलते हैं कि 1 आवर रोज हम लगाते हैं अभी। वमन दे सकते हैं क्या इसमें स्नेहपान के साथ, वमन? मैम पेशेंट में छुट्टी का इशू है, उनको एक दिन का भी वो नहीं मिलता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो इसलिए मतलब पंचकर्मा का थोड़ा बस सिर्फ मात्रा बस्ती, वो भी बहुत मुश्किल से कन्विंस हुए थे। अच्छा, बट कुछ तो करना पड़ेगा मैम। मैम विरेचन उनको जैसे घर पे जैसे बोला जा सकता है, जैसे आपने घी बोला थोड़ा बहुत पीकर, जैसे मृदु विरेचन हाँ या सद्य विरेचन वो कर सकते हैं, बस इतना। ठीक है, फिर वो करवा दीजिएगा और स्नेहपान करवा दीजिएगा। और एक आरोग्यवर्धिनी का वगैरह कोर्स किया आपने? कुछ कषाय दिया, वत्सकादि कषाय वगैरह? नहीं मैम, वत्सगादि के शाय नहीं दिया था, कालमेघासव दिया था उनको, उससे काफी फर्क लगता था पहले भी, और सारस्वत कालमेघासो रिष्ट भी। कंटिन्यू करिएगा, हाँ कालमेघासो जी, की कोई बात नहीं। कालमेघासव और सारस्वत रिष्ट पहले भी उनको इसी चीज से फर्क पड़ता था। तो अभी हम्म, सेकंड टाइम में भी सुवर्ण मैंने उनको यही सारस्वतारिष्ट बोला है। दीजिएगा, सुवर्ण सारस्वतारिष्ट। ठीक है मैम। और कल्याण घृत या सारस्वत घृत का पान एक आध बार ना उनको, शिरोधारा का भी देखिए, मतलब जैसे वो अभी टाइमिंग आ ये तो, बट थोड़ा करना पड़ेगा मेंटेन तो ही कुछ ये उसके वॉइस चेंज वगैरह है, बाकी क्या है सिम्टम्स? ऐसे तो कुछ मैम खास नहीं है। मैम सिम्टम ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है? जैसे एंटी टीपीओ में हमने देखे, ऑटोइम्यून में पेशेंट्स मैंने देखे हैं, उनका जैसे फेस ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, ग्वाइटर ठीक है मैम, जैसा एक हो गूगल जाता है। कोई तो चालू रखिए आप ना, वरुणा ये कांचनार्य शीघ्र गूगल है, मैम त्रिफला वो गूगल दीजिए दिया, सिंपल। शिग्रू गूगल तो यहाँ पे नहीं अवेलेबल, तो ठीक है, त्रिफला चंद्रप्रभावती गूगल दीजिए मैम। कांचनर गूगल, हाँ जी वो हाँ चल रहा है, चलेगा, त्रिफला T3 गूगल भी T4 चल भी रहा है। बढ़ा देता है। एंड ब्राह्मी दीजिएगा उनको, ब्राह्मी बटी दीजिएगा 1 बीड़ी, जो कि ठीक है T3 मैम। T4 को बढ़ा देगा, ब्राह्मी दीजिएगा। मुझे लगता है इतना ठीक है मैम। काफी है।
एक जैसे मैं बता रही हूँ, स्नेहपान, विरेचन हल्का, ब्रह्मीवटी और कोई एक गूगल दे दीजिएगा। और शिग्रू भी अच्छा T3 T4 बढ़ाता है, बट मैं देखती हूँ, आपको बताती हूँ कौन सा आप ऑर्डर कर सकते हैं। और बाद में ना उनको अभी मात्रा बस्ती भी नहीं बोल रहे आप, तो बोला एक्चुअली अश्वगंधा भी अच्छा काम करेगा। अश्वगंधा दूध के साथ अगर देते हैं ना, अश्वगंधा, पुनर्नवा मैम और अश्वगंधा भी अच्छा करेगा। मैम अश्वगंधा में क्या उनको प्रॉब्लम आई थी, एक बार उनको ये जो आते हैं स्ट्रेस कॉम के कैप्सूल आते हैं अश्वगंधा के, क्योंकि चूरन वो भी फॉर्म चल, थोड़ा पेशेंट लेने में रिलक्टेंट रहते हैं, हाँ जितने हाँ बिल्कुल। एजुकेटेड लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम रहती है, तो वो कैप्सूल फॉर्म में आता है, तो वो दिया था। पर 3-4 बार उन्होंने यही सेम कंप्लेंट की कि सडन बीपी लो हो रहा था उनका, उससे मेरे को नहीं पता क्यों हो रहा था, बट अश्वगंधा के कैप्सूल से सडन बीपी लो हो रहा था, तो फिर इस करके मैंने वो बंद करके सारस्वत रिष्ट और अश्वगंधा रिष्ट ऐसे कभी वो ऐसे कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा, फिर दूध के साथ दीजिए एवरेज मैम, भी दूध आते हैं। के साथ अच्छा रहेगा उबाल के नहीं, ना। पर ऐसा कुछ होता है मैम क्या कि मतलब उससे बीपी लो हो? नहीं होना। आई मैंने डोंट किसी थिंक। और में नहीं देखा, बस उन्हीं को ये कंप्लेंट थी कि स्ट्रेस कम लेने से मेरा बीपी लो हो रहा है। और भी कुछ कंटेंट है क्या उसमें स्ट्रेस कॉम में अश्वगंधा के अलावा? सिर्फ अश्वगंधा ही है। अच्छा, होना तो नहीं चाहिए, वो तो बल्ले है थोड़ा सा, हाँ ये हाँ रहता है। हाँ। आज क्योंकि अश्वगंधा न्यूरो बहुत कम हो जाती है मैम अश्वगंधा से। के ऊपर भी, मॉड्यूलेटर के ऊपर भी काम करती है, बट इस ये तो ऐसे तो कहीं हम्म किसी से सुना नहीं, उल्टा अच्छा ही हम्म रिजल्ट उसका होता है। नहीं मैम, मैंने भी बहुत सारे पेशेंट्स में यूज किया, बट इन्हीं में ऐसा हो रहा है कि उनको ऐसे जब भी अश्वगंधा लेते हैं उनका जैसे बीपी लो होना शुरू हो जाता है और चक्कर जैसे ठीक है, ऐसा लगता है, तो इसलिए फिर ठीक है बंद जी, करना पड़ा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। नस्य करवाते रहिएगा उनको। मैम नस से किससे करा? निर्गुंडी तेल का अगर मिल जाए तो वो थायराइड की स्वेलिंग को कम करता है। नेजल ड्रॉप्स ना, 4 ड्रॉप्स अगर आप ये करते हैं तो। निर्गुंडी तेल में मैंने खुद ही बनाया हुआ है, तो उससे हाँ करवा बेस्ट। सकते हैं? हाँ बिल्कुल मैम, आप बनवाती है, मेडिसिन भी नहीं बनाती है आप। मैम, मैं खुद ही बना लेती हूँ। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। कैसे बनाया फिर निर्गुंडी का? मैम मैंने पहली बार तो जब बनाया था तब तो पूरा शास्त्रीय विधि से बनाया था, उसके निर्गुंडी के पत्तों को लेके ना, उसकी लुगदी हम्म बनाकर उसको पत्तों में लपेट करके, जो हम्म वो चूल्हे की आग रहती है ना, जैसे वो हल्की हम्म हल्की सेंधी सेंधी आग, उसमें डालकर फिर उसके रस को निचोड़ के फिर उसमें हम्म। तेल सिद्ध किया था जब फर्स्ट टाइम बनाया था। फिर उसके बाद अच्छा। ये बहुत मेरे को हैक्टिक लगा प्रोसीजर, क्योंकि इससे ज्यादा क्वांटिटी में निकल नहीं पा रहा था, जिसका अगर अच्छा। जैसे पर्टिकुलर उसमें देते थे हम एंकालोजिंग के केस में, या कोई ये वाला जो डीप मस्कुलर पेन में ऐसे बनाती थी मैं। फिर उसके बाद अच्छा। मैंने निर्गुंडी पत्र लेके उसका क्वाथ और कल्क बनाकर उसी में तिल तेल डालकर उसको सिद्ध किया, तो फिर हम्म। उससे भी उतना ही रिजल्ट वैसा ही आने लगा, तो फिर मैंने वैसे ही बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद बनाती है तो बड़ी ही मतलब सराहनीय बात है, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। थैंक यू। खुद बनाने का एक ये भी अलग होता है ना एक्सपीरियंस, या सब कुछ अलग होता है। और क्वालिटी की गारंटी होती है मैम उसमें, खुद बनाओ तो बहुत अच्छे और रिजल्ट हमें आते हैं। सीखने को भी मिलता है ना, हाँ सीखने को भी बहुत मिलता है। बोलिए सपना जी, बोलिए, नमस्कार। मैम, तो ये निर्गुंडी ऑयल हाइपोथायराइड में देना है कि हाइपोथायराइड में देना है? हाइपो में, हाइपो। हाइप में कितना? 2 ड्रॉप्स? 4 तक दे सकते हैं, 2 से 4 ड्रॉप्स तक। अब जैसे पेशेंट को सहन होता है ना, वैसे उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते ओके। और मैम, ये जो काढ़ा बताया है कांचना, वरुण, गोक्षुर, पुनर्नवा, इनको सम हैं। मात्रा में लेके यूज करना कम है? मात्रा में लेके यूज करो, यूज करो। तो इसको भी इसमें हाइपो में करना है कि हाइपर में करना है? हाइपर में भी, हाइपर में चल सकता है ये वरुण वाला जो हम लोगों को। एक्चुअली मैम कांचनार का ना दोनों इसमें रोल है, मतलब हाइपो पे भी और हाइपर पे भी रोल है उसका। गूगल दोनों टाइप से काम करता है। अगर आप गलगंड या अगर इसको देखेंगे तो बस कैसा है ना, कफवृद्धि अगर होती है तो शीघ्र दीजिएगा, जैसे हाइपो में। और हाइपर है तो त्रिफला गूगल काम करेगा, कांचनार काम करेगा। जैसे हम लोग अर्बुद की संप्राप्ति में देखते हैं ना, फाइब्रॉइड में वगैरह हम लोग कांचनार और शिगुरु का यूज करते हैं, सेम थिंग यहाँ पर है। बट अल्टीमेटली गूगल का क्या है ना कि ये T3 T4 को भी ये कराता है। ओके मैम। मैम, और थोड़ा इंदुकांत घृत के बारे में भी बता दीजिए कि वो मतलब कैसी, क्या रोल है और कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं? इंदुकांत घृत, ओके मैम, ये मुझे लगता है ना कि मेंटल इसके ऊपर और हाइपर में ज्यादा इंदुकांत घृत का अच्छा रोल रहेगा। बताती हूँ मैं इसके बारे में। और किसी का कुछ है इसमें?
मैम योगा, सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशंस वगैरह बहुत अच्छे रहेंगे इसमें, सभी भुजंगासन वगैरह हाइपर में। आप कुछ योगा करवाती है पेशेंट्स को? आरती जी? अनुलोम विलोम तो बता ही देते हैं मैम पेशेंट को उतना मैम करने के लिए, कुछ कपालभाति, नहीं होता। उष्ट्रासन और सिंहासन, हम्म 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 ये अच्छा काम करता है। और एक स्पेसिफिक इसमें आता है, नाम नहीं ध्यान आ रहा, प्राणायाम ही होता है वो, सूर्य नाम नहीं नमस्कार ध्यान आ वगैरह। रहा। हाँ जी मैम। ओके। एक्चुअली मैम इंदु कांत जो घृत जो है वो कोलाइटिस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में वगैरह अच्छा यूज किया जाता है, बट यहाँ पे वो लाइक हम लोग स्नेहपान के लिए उसका यूज करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें ना थोड़े उष्ण द्रव्य है, चौव्य, चिंत्रक, पिपली वगैरह है, शुंठी है, जो कि दीपन पाचन के लिए अच्छे माने जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसमें स्नेहपान के रूप में इसका प्रयोग करवा सकते हैं। ओके मैम। बाकी इसमें बिल्व वगैरह की जैसे भी द्रव्य है, दशमूल है, कंटकारी वगैरह भी है। बोलिए चितरंजन जी, नमस्कार। अलका जी, रंजित मैम बोलिए मैम, कुछ है सवाल तो? सभी को समझ में आया थायराइड को प्लान कैसे करना है? आर यू यस गेटिंग मैम। कि हाइपो में क्या मैम करना है? हाइपो में आपको कफ के ऊपर ज्यादा काम करना है, हाइपर में आपको समान और उदान वात के ऊपर ज्यादा काम करना है। इसीलिए मैंने हाइपर में आपको ज्यादा से ज्यादा बस्ती और विरेचन बताया, हाइपो में आपको कफ है तो वमन के साथ वमन और बाद में बाकी सारा, है ना। हाइपर में सब कुछ करना है, यानी ओवरऑल सब कुछ, यानी शिरोधारा से लेकर बस्ती, नस से सब कुछ आपको इसमें करवाना पड़ेगा, लाइक उदान और समान की संप्राप्ति है। और सारे दोनों टाइप में भी मुझे लगता है कि वैसे प्लान जो है वो सेम रहेगा, बस इसमें हाइपो में ना कफ अधिक विकृत होता है, तो इसीलिए हमको वहां पर वमन के साथ चलना पड़ेगा। दोनों में एक प्रकार की इरिटेशन, फियर होता है, एनर्जी लॉस होता है, दोनों प्रकार में, हाइपर में भी होता है, हाइपो में भी होता है। मैम इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस, प्राणायाम, योगा बहुत अच्छा काम जो करना, ओज को तिक्त शीर बढ़वाइएगा। बस्ती है वो हम कर सकते हैं इनमें? यस मैम, वेरी नाइस। तिक्तक क्षीर बस्ती आप करवाइएगा, जरूर करवाइए। तिक्तक क्षीर इसमें हाइपो में अच्छा काम करेगा, हाइपो में मैंने त्रिकटु। किया था, मतलब ऑटो इम्यून का ही किया था, तो उससे मतलब बहुत जल्दी रिपोर्ट नॉर्मल आ गया था एंटी यस टीपीओज यस का। यस। और जटामांसी का भी, जैसे आप बोल रही ना पेशेंट्स में स्ट्रेस वगैरह है, तो जटामांसी का भी यूज करें आप, शंख पुष्पी का यूज करें, मेंटेट वगैरह सिरप आते हैं ना, हिमालय के टैबलेट आते हैं, वो यूज करिएगा। फिर आप जो पेशेंट में बोल रही थी ना अश्वगंधा के साथ, तो मेंटेट यूज करिएगा। शिलाजीत, त्रिफला, आम पाचन के लिए त्रिकटु पहले शुरू में, त्रिफला, दोनों में आप त्रिफला का प्रयोग करिएगा, त्रिफला कषाय या त्रिफला गुड़, दोनों के लिए अच्छा है, हाइपो हो या हाइपर। कंटिन्यू कर सकते हैं त्रिफला को 2 4 6 महीने तक। त्रिफला ओवरऑल अच्छा काम करेगा, त्रिदोष शामक है ना, तो दोनों कंडीशन में काम करेगा। और कई बार पेशेंट में कुछ लक्षण भी होते नहीं है, मतलब थायराइड कम ज्यादा लेवल तो दिखाता है, बट कुछ खास लक्षण भी होते नहीं, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है मैम। और कुछ? आरती जी, आप कहाँ से बोली? इसमें है, आप कहाँ से है मैम? दिल्ली ना? नहीं मैम, चंडीगढ़। चंडीगढ़, सॉरी चंडीगढ़। और कहाँ से पढ़ाई की है? मैम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला। पटियाला। वहां पे पंजाब में तो काफी कम है ना वैसे कॉलेजेस की संख्या आयुर्वेद की प्रैक्टिस की भी। हाँ जी मैम, गवर्नमेंट कॉलेज ये एक ही है। अच्छा, फिर भी आपने अच्छा किया, अभी तो नए नए कॉलेज भरपूर हो गए हैं, बट पहले तो कम थे वैसे, है ना। हाँ जी मैम, प्राइवेट कॉलेजेस तो काफी। अच्छा, आशिया जी कैसी है? आपकी बहन कैसी है, ठीक है क्या? यस मैम।
अभी ठीक तो है। 3 महीने हो गए होंगे ना? हाँ अभी और 2.5 महीने हुए बच्चे को ऑलमोस्ट। हाँ 2.25 महीने ऑलमोस्ट। हाँ कैसा हो गया, ग्रोथ वगैरह अच्छी है? हाँ अभी ग्रोथ तो अच्छी है, बस वही है बेबी थोड़ा सा पॉटी, मतलब वो ऐसे कभी कभी होता है कि चिकट टाइप होती है ना, जो वैसे कभी कभी करती रहती है, पॉटी थोड़ी ज्यादा करती है बेबी। दाढ़ी का ना उसको मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे चटा दीजिएगा, कुछ ना कुछ अच्छा दाढ़ी का रस अच्छा। 1-2 हाँ चम्मच। दाढ़ी में उसको एसिडिटी भी बहुत ना, उसको क्या हाँ, खाने के बाद ना मेरी सिस्टर को हमेशा पानी ऐसे आता है। जो नहीं, चेस्ट में एसिडिटी, माँ को तो ऐसे आप दाढ़ी पानी नहीं मालिश आता खिला है। सकती है, बच्चे को भी हाँ ना, छोटी को भी आप हाँ दाढ़ी का रस जो होता है ना वो 2-2 बूंद करते करते दे दे। सकते हैं बच्चे को। हाँ, क्यों नहीं दे सकते? दाढ़ी को जूस को क्या है, अनार के जूस को क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, लीजिएगा। 2-3 ड्रॉप दिन में अच्छा 2-3 बार उसको डालते खांसी वगैरह रहिए। सर्दी वगैरह तो नहीं होता सर? नहीं नहीं, दाढ़ी अच्छा से कहाँ खांसी होती, नहीं होती दाढ़ी से खांसी। सर्दी, अच्छा नहीं। ठीक है। उसको ना मेरी सिस्टर को भी एसिडिटी, मतलब कैसे वो एक गैस टाइप वाली जो एसिडिटी होती है ना, चेस्ट में थोड़ा पेन टाइप होता है, खट्टा पानी भी नहीं आता, हीट भी नहीं होती, कुछ दाह भी नहीं, खट्टा पानी भी नहीं, बस वो एक थोड़ा सा चेस्ट में थोड़ा क्या पेन मैम, थोड़ा जैसा, ऐसे लाइफस्टाइल चेंज हो गैसेस की जाता वजह से है होता है तो उसको बैठ शायद। बैठ के भी कई बार एक्टिव उसको मोबाइल रखिए, हाँ मतलब घर के घर में ही वो काम करे तो भी मैम हाँ इसमें शतावरी बहुत अच्छा काम करेगा ना, अगर हाँ एसिडिटी मैं है मैम और आपका ही आपको। एग्जांपल देती रहती हूँ, आपने बताया था ना शायद आपने 2 साल तक तो लिया था आपके दोनों हाँ बच्चों के मैंने टाइम पे ना, अपने दोनों शतावरी बेबीज दूध के के साथ। दौरान ये लिया था, 2 इयर्स मैंने हाँ कंटिन्यू किया था। तो इससे वेट हाँ कोई इंक्रीज नहीं हुआ था मेरा, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब पर्सनली भी, और बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई गैस, कोई एसिडिटी, हाँ लूज मोशन कुछ नहीं हुआ, दांत निकालने हाँ वक्त भी मैं कुछ उस नहीं हुआ इशू। ठीक है। अच्छा हाँ, मैं वही बताती रहती हूँ, देखो मैम ने भी लिया था, आपका एग्जांपल देती रहती हूँ आरती मैम का, कि उन्होंने लिया था 2 साल तक। तो मैंने शतावरी कल्प मंगवाया, उसका क्या होता है शाम होते होते है ना उसका दूध कम हो जाता है, मतलब शाम और रात के टाइम पे ना, स्पेशली शाम तक बहुत कम होने लगता है, दिन में ठीक रहता है, शाम और रात तक तो वो बच्ची फिर थोड़ा पीती है, थोड़ा रोती है, मतलब तो इसमें मैंने वही। लिक्विड, जो लिक्विड डाइट रहती है वो, मतलब पेशेंट को लिक्विड डाइट अच्छी लेनी चाहिए, लिक्विड इन द सेंस, क्योंकि काफी हद हाँ तक जो milk रहता है वो लिक्विड ही रहता है। अच्छा, तो उसने वो फर्स्ट मंथ लिया लिक्विड लिक्विड डाइट, अब वो नॉर्मल पे आ गई सब खा रही है। अभी उसका मतलब 3rd मंथ ही चल रहा है, बट अब खाने लग गई वो सब कुछ, ऐसा हो गया। ठीक है फिर भी मैं उसको बोलती हूँ, शतावरी कल भी अभी मैं मंगवाने वाली हूँ, उसको बोला है उसके से दूध के साथ ले, उसका क्या है दूध पीने से भी उसको एसिडिटी हो जाती है, तो इसलिए वो दूध कम ठंडा दूध लेती पी थी। ले बट या लाइक नॉर्मल टेम्परेचर वाला पिए, या फिर ये खाए ना, वो घी खाए भरपूर, मक्खन खाए, और हाँ गेहूं की खीर वगैरह, वो नारियल वगैरह भी देते रहिएगा उसको, थोड़ा हाँ जीवनी वाले सारे ना, 3-4 महीने तक जी मधुर जीवनी, तो दूध अच्छा आता रहेगा और जी धातु का पोषण ठीक रहेगा। ठीक है। यस जी मैम थैंक यू। सो आई होप कि आपको थायराइड को लेकर अभी आगे समस्या नहीं होगी, बट हर एक पेशेंट में अलग अलग थोड़ा सा प्लान चेंज हो ही जाता है, प्रकृति, देश, वय, काल और सभी अवस्था के रूप से, है ना? मैंने मेरी सिस्टर को एक बार थायराइड हुआ था, मतलब उसकी शादी के पहले, तो मैंने उसको बस विरेचन करवाया था, तो उसका नॉर्मल हो गया था, पूरी होता रिपोर्ट है। नॉर्मल आ गई थी, यस, तो वही मैंने मतलब बताया वो ना, एक तो स्टार्टिंग विरेचन, स्टेज थी उसकी। हाइपर में विरेचन करवाइएगा, हाइपो में वमन करवाइएगा, और बाकी रसायन तो दोनों में ही थोड़ा देना पड़ेगा। यस मैम ठीक है। ओके, ओके चलिए फिर बहुत आज, बढ़िया आपने चलिए ठीक है, आज के लिए रुकिए। चलिए, नमस्कार। थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू नमस्कार। मैम।